हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। दोस्तों, कल हम लोग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था। और इंटरनल ऑडिट पढ़ने में खूब मजा आया हम लोग को कि इंटरनल ऑडिटर करता क्या है, उसका फंक्शन, उसका रोल क्या है। सेक्शन नंबर 138 के बारे में हमने बात करी। और अब जो है दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अबाउट मैनेजमेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग ने चर्चा करी थी कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, व्हाट डू वी मीन एंड अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब हमने क्या बोला था कि भाई बहुत सारे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उन कॉन्स्टेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहे तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। राइट। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए कि आपने आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना चाहिए। फिर वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्वांटिफाई कीजिए। वो क्वांटिफाई करने के बाद उसे अचीव कैसे करेंगे, उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप बनाइए। एंड वंस दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर डन, you implement and exercise control over achieving those policy over those objectives and goals. तो इसमें अपने प्लान में क्या क्या बातें आती है वो सब देखा। और फिर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इन रिगार्ड्स टू पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी क्या बोल रहा था कि इन एडिशन each of the managerial functions should be reviewed by the internal auditor. So the scope of internal auditors should include a review of, अभी ये जितने भी ये पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये, राइट, दीज आर द मैनेजेरियल फंक्शंस। ये क्या है? ये दीज पॉइंट्स आर व्हाट द मैनेजेरियल फंक्शंस। ठीक है, ये कौन से पॉइंट्स है? ये है मैनेजेरियल फंक्शंस। और इन मैनेजेरियल फंक्शंस को अपने को क्या करना है? इट विल बी रिव्यूड बाय इंटरनल ऑडिटर, दीज मैनेजेरियल फंक्शंस। सो अभी जो हम लोग को जो टॉपिक डिस्कस करना है, ये एक एक पॉइंट को हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है इसको। सो क्या आप लोग सब तैयार हैं? यस सर। सो एकदम आराम से लेट्स डिस्कस। ठीक है, पहले समझेंगे पूरा पूरा, फिर अच्छे से आराम से इसको हम लोग लिखेंगे। So the managerial functions to be reviewed by internal auditor. So point number 1 हमने क्या बोला? एकदम सिंपल बेसिक रिव्यू ऑफ व्हाट? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। एकदम बढ़िया पॉइंट है। क्या कहता है? वी हैव टू रिव्यू व्हाट? द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स and the procedures as to how those internal control systems are carried out. वो प्रोसीजर है। सो क्या कहता है? द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम involves assessing the design and the operational efficiency and effectiveness of the internal control system to strengthen the overall internal control environment of the entity. The objective of the review is to minimize the overall residual risk by suggesting appropriate controls to reduce the inherent risk. As far as possible, controls should be inbuilt in operating functions for prevention or timely detection of frauds and errors and minimize the cost of control. इसलिए वो बिल्ट इन होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 में पहले आप समझिए बात को कि सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब हम लोग को कंट्रोल्स को रिव्यू करना है
तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग को देखना है कंट्रोल्स को लेके इज द डिजाइन ऑफ द कंट्रोल्स, कि हम लोग को कंट्रोल्स के डिजाइन को देखना है। कंट्रोल्स के डिजाइन को देखना है मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कि कंट्रोल्स के डिजाइन को देखना है मतलब क्या। सो कंट्रोल्स की डिजाइन मतलब अपन बोलते हैं कि वेदर दीज कंट्रोल्स आर, क्या बोलते हैं अपन, वेदर दीज कंट्रोल्स आर केपेबल ऑफ preventing, detecting और करेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स। डिजाइन मतलब क्या देखते हैं भाई, डिजाइन मतलब अपन देखते हैं कि कंट्रोल्स में वो काबिलियत है क्या, मतलब जिस हिसाब से आपने वो कंट्रोल्स को बनाया, क्या वो कंट्रोल्स में वो बात है क्या कि जिससे वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्स वो एरर्स को, वो फ्रॉड्स को, वो मिसस्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन के साथ साथ हम क्या देखते हैं कंट्रोल्स को लेके, सो इन एडिशन टू डिजाइन हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन देखते हैं। सो वी चेक व्हाट द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, सो वेदर द कंट्रोल्स आर इन ऑपरेशन दे से। अब इसका मतलब क्या होता है कि कंट्रोल्स भाई चेक करना है कि वेदर दे आर इन ऑपरेशन, तो मतलब अपने को देखना है कि जो ये कंट्रोल्स लगाए गए हैं, सो वेदर दीज कंट्रोल्स आर व्हाट इंप्लीमेंटेड राइट थ्रू आउट द पीरियड, वो ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब क्या वो इंप्लीमेंट हुए हैं क्या थ्रू आउट द पीरियड। सो जब हम लोग कंट्रोल्स को रिव्यू करने आते हैं तो दीज आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स जिसके ऊपर अपन को फोकस करना है। एक हमने क्या बोला कि भाई अपने को एक डिजाइन देखने का है, और दूसरा जो है वो कंट्रोल्स का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखने का है। अब इससे क्या हो जाएगा, जब ये दो बातें हम लोग चेक कर लेंगे, सो व्हाट इज द बेनिफिट दैट विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट। अगर डिजाइन देखते हैं, उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखते हैं, सो इससे क्या हो जाएगा कि अपने को पता चलेगा कि सब काम बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे इट विल बी व्हाट, इट विल strengthen the overall internal control environment। सो जब हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे ये रिव्यू करते रहेंगे कि डिजाइन बराबर है क्या, बराबर से इंप्लीमेंट हो रहा है क्या, और इससे क्या हो जाता है कि ये स्ट्रेंथन हो जाता है। और ये जब स्ट्रेंथन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि साथ ही साथ इसमें जो रिस्क है वो रिस्क भी इट ऑल्सो व्हाट रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस द रेसिडुअल रिस्क, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द जितनी कुछ ही बची हुई रेसिडुअल इनहेरेंट रिस्क जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। और आप समझिए ये इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जो देखते हैं, इधर एक अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि दे मिनिमाइज द ओवरऑल रेसिडुअल रिस्क, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को इससे थ्रू आउट द रिस्क पता चलती है, सो रिस्क पता चलती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल्स क्या लगाने चाहिए आपने वो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, बराबर है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी सजेस्ट व्हाट दी कंट्रोल्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देन वी सजेस्ट कंट्रोल्स। अगर डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्स को सजेस्ट करते हैं। और कंट्रोल्स को सजेस्ट कर लिया तो क्या हो गया, लाइफ जिंगल हो गई फिर तो।
कंट्रोल्स को सजेस्ट करने के बाद इट स्ट्रेंथन्स द ओवरऑल कंट्रोल एनवायरमेंट एंड रिड्यूस व्हाट द रेसिडुअल रिस्क, जो भी बची कुछ इनहेरेंट रिस्क होगी। तो जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करते हैं, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या रिव्यू करते हैं, उसका डिजाइन। डिजाइन के बाद उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, जो ऑरेंज में लिखा है वो उसका मीनिंग है। तो डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस स्टडी करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हम लोग इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। इससे ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा और इनहेरेंट रिस्क जो है, जो बची कुची है, वो कम हो जाएगी। ये लोग कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, ये जो आपको ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिखता है, ये बराबर है, दिस एंटायर मैकेनिज्म, ये कैसा होना चाहिए, दिस एंटायर मैकेनिज्म शुड बी इनबिल्ट। सो क्या कहता है यहां पे, दिस कंट्रोल्स शुड बी इनबिल्ट, ये इनबिल्ड होने चाहिए। जिससे क्या है कि जितनी भी रिस्क है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, टाइमली डिटेक्शन कर सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये अपने को फायदे में हो सकती है। सो द कंट्रोल शुड बी व्हाट, इनबिल्ट। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आपको। पॉइंट नंबर 2, इंटरनल कंट्रोल शुड बी रिव्यूड कंसिडरिंग व्हाट, द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के क्या है, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। वो क्या है, कॉस्ट बेनिफिट कंपैरिजन है, कि कितना खर्चा लगेगा और उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। ये कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग कंट्रोल्स लगाते हैं, बट वो जो हम लोग कंट्रोल्स लगाते हैं उससे कितना अपना खर्चा होने वाला है ये तो पता है, बट वो कितना बेनिफिट देगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो देर इज बैलेंस, वो अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2, ह्यूमन एरर्स। अब क्या होता है ह्यूमन एरर्स, मतलब अगर सोचो अपन को पता ही नहीं कि कहाँ रिस्क है करके, तो अगर अपने को पता ही नहीं कि कहाँ रिस्क है तो हम लोग वहां कंट्रोल कैसे लगाएंगे, समझ रहे बात को। या दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान लो मेरे सिस्टम से मेरे को एक रिपोर्ट मिला है, जैसे मान लो ये जो है ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट से मेरा काम क्या है कि मुझे ये रिपोर्ट देता है अबाउट व्हाट डेटर्स एजिंग, और जो नॉन करंट डेटर्स है, बराबर ना, जो नॉन करंट डेटर्स है उनसे मुझे पैसा तुरंत मांगना चाहिए, रिकवरी करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट मैंने दिया एक रिकवरी एजेंट को और उसको बोला जा रिकवरी कर। अब उसको ये रिपोर्ट दिया बट उसको इसका पर्पस ही नहीं मालूम, तो ये रिपोर्ट का फायदा क्या। तो कंट्रोल क्या हो गया भाई, कंट्रोल वेस्ट हो गया ना। तो ह्यूमन एरर की वजह से। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कल्यूजन। आज अगर अपन एक कैश के सिस्टम में अगर एक बंदे को अपन कलेक्शन करने के लिए, दूसरे को डिपॉजिट करने के लिए, तीसरे को अकाउंट फॉर करने के लिए अगर लगाते हैं, तो ये सब आके क्या करेंगे, कल्यूजन करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, और आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा फिर, तो फिर कंट्रोल का तो सत्यानाश हो गया। उसके बाद अब्यूज ऑफ प्रोसेस, अब्यूज बाय प्रोसेस ओनर्स। अभी जो जिसको जो टास्क एलोकेटेड है उसने कंट्रोल लगाया, बट क्या वो खुद उसको फॉलो करेगा क्या, सो दैट इज द क्वेश्चन मार्क। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें ये कंट्रोल्स को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, रिव्यू करना है, कीपिंग इन माइंड व्हाट दीज limitations in the internal control. It should also be seen whether the control is in use throughout the period of intended reliance. वही अपन बोल रहे हैं कि कंट्रोल ऑपरेशनल में होना चाहिए। मतलब ही क्या बोला अपन ने, कंट्रोल शुड बी व्हाट, कंट्रोल शुड बी ऑपरेटेड थ्रू आउट द पीरियड। मतलब जितने समय के लिए हम लोग वो कंट्रोल्स को रिव्यू कर रहे हैं, क्या उस पीरियड के लिए कंट्रोल्स थ्रू आउट द पीरियड काम कर रहे हैं या नहीं। A breakdown in internal control for a specific portion of intended reliance would need what special attention. ठीक है, सो यहां पे ये कंट्रोल्स में बिल्ट इन होना चाहिए ये। फिर सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं यहां पे कि इसको रिव्यू करना है कंट्रोल्स को, कंसीडरिंग लिमिटेशंस। ठीक है, इसको रिव्यू करना है कंसीडरिंग व्हाट, लिमिटेशन।
और इसके अंदर हम लोग क्या पॉइंट कहते हैं कि अगर ये इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द पीरियड है, ब्रेकडाउन इन इंटरनल कंट्रोल, breakdown in internal control will need what? Specific or special attention. Will need स्पेशल अटेंशन. सो इंटरनल कंट्रोल्स के लिए एकदम आराम से एक एक पॉइंट बहुत आराम से पढ़ेंगे भाई. सो इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करना है, उसके प्रोसीजर्स को रिव्यू करना है. सो क्या बोला सर? उसका डिजाइन देखो और वो डिजाइन देखने के बाद उसका ऑपरेशन देखो. ध्यान में रखना जिंदगी में कि कंट्रोल को फर्स्ट उसका डिजाइन देखना जरूरी है और डिजाइन के बाद ही हम लोग क्या देखेंगे? उसका इंप्लीमेंटेशन, मतलब उसका ऑपरेशन देखेंगे. अगर डिजाइन में ही वो कैपेबिलिटीज नहीं है, डिजाइन में ही वो काबिलियत नहीं है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं, एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रोटेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, तो भले वो ऑपरेशन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए उसका डिजाइन, फिर ऑपरेशन, इंप्रूवमेंट को सजेस्ट कर, बची कुची रिस्क को खत्म कर. वापस एक बार, डिजाइन, ऑपरेशन, इंप्रूवमेंट को सजेस्ट कर, बची कुची रिस्क को खत्म कर. क्लियर है? ये पूरे कंट्रोल्स वो क्या बोलता है, ये बिल्ट इन डिवाइस होना चाहिए ताकि टाइमली अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर सकते हैं. इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करने के लिए उसके लिमिटेशंस को ध्यान में रखना. बहुत ज्यादा कंट्रोल से एक्सपेक्टेशन मत करना क्योंकि उसके अंदर अपने कुछ लिमिटेशंस है. अगर ये कंट्रोल्स थ्रू आउट द पीरियड ऑपरेट नहीं करते हैं और कहीं पे भी कुछ कंट्रोल्स में ब्रेकडाउन आ जाता है तो हमने क्या करना चाहिए? हमने जहां पे वो कंट्रोल का ब्रेकडाउन आया है वहां पे हमने खास ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो जब हम लोग ये काम, आप भूलना नहीं, ये हम लोग कौन है भाई? हम लोग इंटरनल ऑडिटर है दोस्त. हम लोग कौन है? इंटरनल ऑडिटर है. और बीइंग द इंटरनल ऑडिटर हमने ये फर्स्ट ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना चाहिए. क्लियर है एकदम? यस सर. चलो इसको नोट करेंगे फटाफट, फिर अगले पॉइंट पे प्रस्थान करेंगे. दैट इज कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. चलो लास्ट 50 सेकेंड्स. हरी आप.
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट जो है हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट, हो गया ना सबका लिख के। अभी बच्चों बात करते हैं, एक हमने क्या रिव्यू किया, इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर। अभी अपने को रिव्यू करना है कस्टडियनशिप, ठीक है, एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। तो अभी इसकी बात करेंगे, कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, मतलब जो अपने एसेट्स है उसके प्रोटेक्शन के बारे में बातचीत हो रही है। सो क्या कह रहे हैं यहां पे, we talk about is custodianship and safeguarding of what assets। अभी सबसे पहले वो क्या कहता है, देख भाई, कि आपने इंटरनल कंट्रोल लगाना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगा एसेट्स के लिए, जो भी है देयर शुड बी व्हाट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या है कि बॉस यहां पे अगर हम लोग बात करें कि ये क्या बोलते हैं इसको, ये अकाउंटेंट है, ठीक है, तो ये अगर अकाउंटेंट है यहां पे, तो यहां पे जो स्टॉक है बराबर है वो होना चाहिए इस स्टोर कीपर के पास। ये स्टॉक किसके पास होना चाहिए, स्टोर कीपर के पास, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, फिजिकल कस्टडी इसके पास होगी स्टॉक की, और इसका जो रजिस्टर है बराबर है, अकाउंटेंट के पास क्या होगा, स्टॉक का रजिस्टर होगा। समझ रहे बात को। तो ये जो है अकाउंटेंट, ये क्या करेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। इधर लिखता हूं, दिस गाय विल मेंटेन व्हाट, रिकॉर्ड्स, एंड दिस गाय विल कीप व्हाट, द फिजिकल इन्वेंट्री इसके पास होगा। सो रिकॉर्ड्स इसके पास, फिजिकल इन्वेंट्री उसके पास। समझ में आया। तो इन दोनों के बीच में एक दरार होगी। मतलब ही अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे कि बॉस, फर्स्ट पॉइंट अपन बोल रहे हैं कि देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट, सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट ड्यूटीज होनी चाहिए, ताकि क्या रहे कि जो एसेट्स है वो सेफगार्ड हो सके और सही व्यक्ति के कस्टडी में वो रह सके। समझे बात को। अब ऐसा है तो फिर उसके बाद अपन ने क्या करना है कि सेग्रीगेशन जैसे ही हो जाता है, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे लिखता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो ये वाला जो पॉइंट है मैं इधर लिखता हूं फर्स्ट, कि देयर इज व्हाट, सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट, द ड्यूटीज। अब इसके केस में क्या हो जाता है, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जब हो जाता है, ये एक कंट्रोल हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट, ड्यूटीज। इसी के साथ साथ बेटा फोकस कर, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ये सेकेंड पॉइंट इधर आएगा इसके लिए, और थर्ड पॉइंट जो है वो आएगा इसके लिए। फर्स्ट पॉइंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये इधर लिखते हैं सेकेंड पॉइंट। एसेट्स को लेके वो क्या कहता है कि बॉस, द इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द कंट्रोल सिस्टम्स टू एंश्योर दैट ऑल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर। बराबर के नहीं। तो इसने क्या इंश्योर करना चाहिए कि सारे एसेट्स जो है वो अकाउंटेंट ने अकाउंट फॉर करना चाहिए। तो व्हेन वी कम टू दिस पार्ट, सेग्रीगेशन तो हो गया, एक अकाउंटिंग कर रहा है और एक स्टोर कीपर फिजिकल इन्वेंट्री रख रहे हैं। सो यहां पे हम लोग क्या बोलना चाहेंगे कि ऑल एसेट्स, ठीक है,
आर अकाउंटेड फॉर। ठीक है, तो सारे एसेट्स का अकाउंटिंग होना बहुत जरूरी है। और यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो है अपन क्या बोल रहे हैं कि वी ऑल्सो हैव टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स। तो जहां फिजिकल इन्वेंट्री है वहां पे अपन ने क्या करना चाहिए, वहां पे अपन ने चेक करना चाहिए कि जाके एसेट सही मायने में वहां पे है या नहीं है। सो वी हैव टू वेरीफाई व्हाट द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। ये जा जाके अपन ने क्या करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए कि एसेट्स है या नहीं है। उसी के साथ जहां ये एसेट हम लोग ने स्टोर करके रखा हुआ है, बराबर है, तो इधर क्या होना चाहिए, जो ये एसेट है, ठीक है, मतलब जो है अपना स्टॉक है, तो इधर हमने क्या करना चाहिए कि सबसे पहले वी शुड पुट इन प्लेस व्हाट, फायर एक्सटिंग्विशर लगा लेना चाहिए। इधर भी बाहर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। सो फायर एक्सटिंग्विशर हमने लगाना चाहिए वहां पे, बराबर है कि नहीं। फिर उसी के साथ साथ हमने क्या करना चाहिए, बर्गलर सिस्टम अलार्म लगाना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए अपन ने। या अपन ने क्या करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, बराबर है। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे अलार्म लगाना चाहिए, टा, 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 ऐसा। तो हमने कंट्रोल के लिए क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, जहां एसेट्स है तो हमने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए। फायर सेफ्टी के साथ साथ हमने अलार्म लगाने चाहिए। हमने और क्या लगाना चाहिए, थेफ्ट ना हो, सो उसके लिए हमने सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाने चाहिए। तो ये जो है इससे क्या होगा ना कि अपने जो एसेट्स है दे विल बी व्हाट सेफ गार्डेड। तो सेग्रीगेशन, अकाउंटिंग, फिजिकल इन्वेंट्री पे ये सारी बातें क्लियर है। ही शुड ऑल्सो रिव्यू द सिस्टम्स फॉर व्हाट इनटेंजिबल एसेट्स। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। The procedures relating to what credit control example, where the enterprise uses electronic data processing equipment, the physical and the systems control on processing facilities as well as data storage should be examined. मतलब आपको यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स की अगर बात करें तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर हम लोग क्या है अपना कंट्रोल होना चाहिए कि अब क्रेडिट किसको दिया जा रहा है, बराबर है। फिजिकल सिस्टम्स, तो वो सॉफ्टवेयर कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस तो नहीं कर रहा ना, तो ये हम लोग को देखना है यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट को लेकर। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द सेकंड पॉइंट, कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। लिखेंगे इसको एकदम क्विकली, कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग, इसको रिव्यू करेंगे। डन, हरी अप।
चलो आर्या, प्लस 30 seconds, then we go ahead. चलो, सो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट. सो नाउ वी हैव टू रिव्यू विथ व्हाट, द कंप्लायंस विथ पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं. कंप्लायंस विथ पॉलिसीज, प्लान एंड रेगुलेशन. अभी इसके अंदर पहले रीडिंग करते हैं, फिर वापस से इसका जो है एक सिंपल जो है समरी चार्ट अपन बना लेते हैं. क्या लिखा हुआ है? इट इज एसेंशियल दैट वेरियस फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज. समझाता हूं आराम से, पहले रीड करो. वेरियस फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज, they have to comply with what? Relevant policies, plans and procedures, laws and regulations. ठीक है ना? So that the operations are carried out in a coordinated manner. तो इसीलिए जब हम लोग रिव्यू करेंगे तो we should examine a system of periodical review of existing policies, particularly when there is a change in what? When there is a change in the method and nature of operations by enterprise. ठीक है, so when there is a change in the method and nature of the operations of the enterprise, तो इसको रिव्यू करना चाहिए कि सब बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है. by combining the results of his review of the adequacy of the system with results of the compliance test, कि वो adequacy है of the system एंड वो कंप्लाई करते हैं या नहीं, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि वो कंप्लाई करते हैं या नहीं, द इंटरनल ऑडिटर शैल बी एबल टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ व्हाट? द इंटरनल कंट्रोल्स. ही शुड पॉइंट आउट द स्पेसिफिक वीकनेस एंड सजेस्ट रेमेडियल एक्शन. बोलो, कुछ नहीं समझा? कुछ भी नहीं समझा सर? वेरी गुड. आइए बात करते हैं. देखो बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना, क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हम लोग कहते हैं क्या? फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और फंक्शनल सेगमेंट्स. तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ये फंक्शनल सेगमेंट्स है दोस्तों. मतलब आप समझिए, ये अलग अलग सेगमेंट्स कौन से हैं? जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं यहां पे, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये स्टोर्स डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शंस कैरी आउट होते हैं. सो दीज डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दी फंक्शनल सेगमेंट्स. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? फंक्शनल सेगमेंट्स. कि ये फंक्शन करते हैं ना, अलग अलग काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो डियर फ्रेंड्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलते हैं इसको सर? इनको बोलते हैं फंक्शनल सेगमेंट्स. ठीक है ना? अभी क्या होता है, तुम समझो बात को, इन हर एक फंक्शनल का, इस हर एक डिपार्टमेंट का, इसका, इसका और इसका, हर एक डिपार्टमेंट का क्या होता है, इसके अपने कुछ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस होगा.
इसके अपने कुछ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस होंगे। इसके अपने कुछ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस होंगे। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम करने का एक अंदाज होगा कि बॉस ऐसा जो है हमने काम करना चाहिए, एवरी डिपार्टमेंट। तो यहां पे हमने क्या करना चाहिए, ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है यहां पे हर एक डिपार्टमेंट का हमने क्या करना चाहिए, ये रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू दैट operations are carried out in coordinated manner। तो सबका क्या हो जाए, आपस में अपना जो है ना वो तालमेल बना रहना चाहिए। और पर्टिकुलरली इसको खास तौर पे रिव्यू कब करना चाहिए, कि जब इनमें कुछ चेंजेस हो रही है, तो बराबर है कि नहीं। सो कोऑर्डिनेटेड मैनर, तो इसीलिए वी हैव टू रिव्यू द ऑपरेशंस। सो इन ऑपरेशंस में अपन को क्या रिव्यू करना है, सो इन ऑपरेशंस में अपन को रिव्यू करना है दो ऑपरेशंस, एक एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड ऑल्सो द चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। क्लियर एकदम? यस सर। तो ये दोनों हम लोग को रिव्यू करने का, ये ऑपरेशंस में एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और उनमें जो चेंजेस हुए हैं वो। तो जब ये बातें हम लोग स्टडी करते हैं तो यहां पे क्या देखना है बेटा, कि अपने को देखना है कि ये पॉलिसीज जो है, पॉइंट नंबर 1 देखना है कि क्या ये एडिक्वेट है कि नहीं है, ये पॉलिसीज एडिक्वेट है या नहीं, नंबर 1 अपने को उसको चेक करने का है। और अगर एडिक्वेट है या नहीं वो देखने के बाद सेकेंड पॉइंट अपने को देखना है कंप्लायंस। जब दिस प्लस दिस दोनों अगर है तो देन वी कैन कमेंट अपॉन व्हाट, द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, तो ये अपने को देखना। और इसमें अगर कहीं अपने को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू पॉइंट आउट specific weakness and suggest what, remedial actions, and suggest remedial actions। so ऐसी बात यहां पे हो रही है। तो कंप्लायंस विद पॉलिसीज, प्लान्स एंड रेगुलेशंस, समझा गया कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल सेगमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम करने का अंदाजा होगा। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर व्हाट कैरिड आउट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो ये रिव्यू करना है। तो रिव्यू में अपने को एग्जिस्टिंग भी देखना है और पर्टिकुलरली उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस भी अपने को स्टडी करना है। क्लियर एकदम? सो वो हम लोग चेंजेस भी स्टडी कर लेंगे और फिर जब अपने को पता चलता है कि ओके वो एडिक्वेट है और वो कंप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि बाबा वो इफेक्टिव है या नहीं, और उसमें अगर कुछ वीकनेसेस मिलता है तो हम लोग उसको रिव्यू कर देंगे। सो 3 पॉइंट कौन से हो गए, चलो फटाफट पहले बताओ फिर हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को रिव्यू करना है, उसका डिजाइन और उसका इंप्लीमेंटेशन, दैट इज वेदर इट इज ऑपरेटिंग थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें उसको वीकनेसेस को ढूंढेंगे, फिर इंप्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे और जो बची कुछ जो रिस्क है उसको खत्म करेंगे। बिल्ट इन डिवाइस रखने को बोला है उसने। सेकेंड पॉइंट हमने बोला कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, ऑल एसेट शुड बी अकाउंटेड फॉर। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट अपन ने चेक करना है, और फिर कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए ओवर व्हाट, थेफ्ट, फायर, बर्गलरी एटसेट्रा। फिर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और अभी हमने बात करी अबाउट व्हाट, कंप्लायंस विद द पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स। क्लियर एकदम? यस सर। चलिए
इसको नोट करेंगे। ओवर। चलो हरी आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट, किसके बारे में बात करता है? अबाउट रिव्यूइंग द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, फोकस कीजिएगा। वो कहता है यहां पे कि बॉस, द इंटरनल ऑडिटर, ये सब मैनेजरियल फंक्शंस को इंटरनल ऑडिटर रिव्यू कर रहा है, क्योंकि ये मैनेजमेंट फंक्शन से ही बराबर से होने चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों को हम लोग बढ़िया तरीके से अच्छे से इसको रिव्यू कर रहे हैं। क्या हुआ यहां पे? द इंटरनल ऑडिटर should review what the systems, information systems, to evaluate the reliability and integrity of financial and operating information which is given to the management and external agencies such as government bodies, investors, trade organization, labor unions, etc. उसने क्या लिखा हुआ है? We are supposed to review the information systems. हमें ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को रिव्यू करना है। क्यों? क्योंकि हम इवैल्यूएट कर सकते हैं उसके बेसिस पे कि जो ये फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन जो है, जो हम लोग बाहर लोगों को दे रहे हैं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन बराबर है या नहीं है। ही शुड एग्जामाइन पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को,
फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को एग्जामाइन करने के बाद he should then examine the accuracy and reliability of the financial and operational records. पहले systems, फिर उसके records. The usefulness of the reports as well as the records, बराबर के नहीं, should be evaluated with reference to their cost. Evaluated with reference to their cost. That is what we have to do is cost, and we have to study what the benefit. आराम से समझाऊंगा, पहले प्लेन बेसिक रीडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखना है क्या लिखना है वो तो क्लियर हो जाए अपने को, ठीक है। सो द इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामाइन वेदर रिपोर्टिंग इज बाय एक्सेप्शन, दैट इज रिपोर्ट हाईलाइट द सिग्निफिकेंट एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स, बराबर है, बाय एक्सेप्शन। इन केस द ऑटोमेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम relevant information is used for critical decision making, the adequacy of controls built in the system should be reviewed to ensure the data integrity and reliability of such information. बढ़िया एकदम। सो आइए जरा बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सो वी हैव टू रिव्यू द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले आप समझिए बात को, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। ये सिस्टम, अभी ये सिस्टम जो है कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ये जो है दिस इज फाइनेंशियल और लेटर से ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग जो देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, या हम लोग बात करते हैं अबाउट बजट्स और फोरकास्ट की अगर हम लोग बात करें तो, या उसके बाद हम लोग बात करें अबाउट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मार्केट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, या हम लोग उन्हें कुछ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन हम लोग अगर प्रोवाइड करें, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा कि ये सारी जो है ना इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, ये बनाते हैं फाइनेंशियल या ऑपरेशनल। और समझो बात को कि ये सारी इंफॉर्मेशन से होता क्या है, ये हम लोग अलग अलग लोगों को देते हैं। तो ये हम लोग किसे किसे देते हैं, तो हम लोग ये मैनेजमेंट को देते हैं, हम लोग ओनर्स को देते हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स को देते हैं, ट्रेड यूनियन को देते हैं, लेबर यूनियन को देते हैं। ऐसे न जाने कितने सारे लोग हैं दोस्त। क्या होता है, हम उन्हें ये जो है इंफॉर्मेशन ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और कहना ये चाहता हूं कि इसके बेसिस पे ये लोग जो है अपने डिसीजंस लेते हैं।
सो इवेंचुअली जो इंफॉर्मेशन जो है ये इन लोगों के पास जा रही है बेटा, इवेंचुअली ये इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास जा रही है। सो अपने को क्या फोकस करना है कि मेरे को ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, ये वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरे को इसको रिव्यू करना, ये पॉइंट बोलता है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज रिव्यू दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विच इज व्हाट जनरेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर मैं रिव्यू करूंगा तो फिर ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या ये जो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है इसको मैं क्या कर पाऊंगा, इसको रिव्यू किया तो इस इंफॉर्मेशन को मैं इवैल्यूएट कर पाऊंगा। आई बात समझ में आपको? क्योंकि आप समझिए जिसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन बन रही है, अगर वो बेस, अगर वो कंट्रोल्स अगर खराब है, सो दोस्त आप समझिए कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी तो बेकार है, वो भी तो खराब हो गई ना। तो अगर मुझे ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को क्या करना है, मुझे अगर उसको इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले वो क्या कहता है, पहले आप फर्स्ट पॉइंट आप क्या कीजिए, इसको रिव्यू करो। इसको रिव्यू करोगे तो ये इवैल्यूएट कर पाओगे। आई बात समझ में कि ये उसके बेसिस पे होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको फिर ये इवैल्यूएट करके आपको भरोसा आ गया कि चलो ये सब बढ़िया है, सो तीसरा पॉइंट अपन क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट फिर अपने को क्या करना है कि वी हैव टू एग्जामाइन करना है व्हाट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स which generates what फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। वो रिकॉर्ड्स फिर क्या चेक करने, मेरे को एक्यूरेट होना चाहिए। पहली बात आपने वो सिस्टम्स को चेक करो जिससे आप पता कर सकते हो कि ओके वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट, मतलब वो इंफॉर्मेशन सही होगी क्या नहीं, वो रिलेवेंट और रिलायबल होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, सो वो अपने को चेक करना है। तो ये इवेल्युएट करूंगा किसके लिए, फॉर रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब जैसा सिस्टम में स्टोर किया था वैसा ही वो सामने आएगा, तो इसके लिए अपन उसको ये करेंगे। और फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड्स को अपन क्या करेंगे, उसको एग्जामाइन करेंगे कि अब वो रिलायबल तो है और वो जैसा स्टोर किया है, बट अब वो रिकॉर्ड वैसा एक्यूरेट है या नहीं है उसको चेक करेंगे अपन। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद ध्यान से सुनना, कभी कभी अगर ये ऑटोमेटेड है, ठीक है, अगर ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स है तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स में अपन ने क्या करना चाहिए, उसके ऊपर के जो कंट्रोल्स है, बराबर है, कंट्रोल रिव्यू व्हाट, रिव्यू एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स। आइए फटाफट पढ़ते हैं अभी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रिव्यू द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स to evaluate the reliability and integrity of the financial and operating information। तो पहले ये वाला पॉइंट देखा गया अपने को, फर्स्ट दिस, सो दैट देन वी चेक दी इंटीग्रिटी वगैरह। फिर सेकंड वी हैव टू सी द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स। इसके लिए कॉस्ट कॉन्स्टेंट्स ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम? चलो नोट करेंगे इसको।
चलो हरी आप। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, और जो बात कर रहे हैं अपन, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम हो रहा है उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वी आर रिव्यूइंग दैट वर्क नाउ। इसमें क्या बोला है, द इंटरनल ऑडिटर शुड कंडक्ट एन अप्रेजल। अप्रेजल मतलब क्या, इवैल्यूएशन अबाउट व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो क्या कह रहा है ये, द इंटरनल ऑडिटर शुड कंडक्ट एन अप्रेजल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू ascertain whether there is harmony with the objectives। हार्मनी मतलब क्या कहते हैं कि वेदर इट इज इन सिंक, सिंक्रोनाइजेशन में ना सारा काम जो है वो कैसा होना चाहिए, इट इज इन सिंक विद द एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्राइज मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द बिजनेस, बराबर है। एंड वेदर द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज इन कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब क्या, इज इन अग्रीमेंट देयर विथ। सो यहां पे फोकस कीजिए, जो सिंप्लीफाइड टर्मिनोलॉजीज लिखे उसके बेसिस पे क्या बात हुई है आप समझिए बात को, कि यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर है उस इंटरनल ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, ही शुड कंडक्ट व्हाट, एन इवैल्यूएशन, दैट इज अप्रेजल उसने करना चाहिए। किसके लिए, ये देखने के लिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स है क्या वो बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डेंस में है। तो इसके लिए क्या कहता है वो, एक एक पॉइंट पहले आराम से पढ़ेंगे, उसको प्लेन रीडिंग करना है इसको। सो ही शुड रिव्यू द मैनर इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। पहले क्या बोल रहे हैं उसने क्या करना चाहिए, ही शुड रिव्यू द मैनर इन विच कि आपने ये एक्टिविटीज को कैसे ग्रुप किया है। पहले एक एक पॉइंट्स, फिर मैं एग्जांपल्स और वो पूरा उसको अच्छे से समझाऊंगा। सो क्या हुआ यहां पे, तो सबसे पहले हाउ द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड। It is important to review whether responsibility and authority are in harmony with the grouping pattern. The internal auditor should examine the organization chart to find out the structure is simple and economical and no function enjoys an undue dominance over the others. ठीक है, उसके बाद he should particularly see the responsibilities of managerial staff at headquarters। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजरियल स्टाफ की एट हेडक्वार्टर, दे डू नॉट ओवरलैप विद दोज ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ व्हाट द ऑपरेटिंग यूनिट्स। मतलब जो काम हेडक्वार्टर का व्यक्ति कर रहा है वही काम चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही कर रहा है, तो ओवरलैप हो रहा है।
He should examine whether there is a satisfactory balance between authority and responsibility. The internal auditor should examine the reasonableness of the span of control of each executive, the number of subordinates that an executive controls, the span of control. He should examine whether there is a unity of command, that is, each person reports only to one superior. Where dual responsibilities cannot be avoided, primary one should be specified. This must be made known to all the concerned. He should review adequate segregation of duties while defining the organization structure. Finally, he should evaluate the process of managerial development in the enterprise. कसला भारी सरजी, कुछ भी नहीं समझा, बेस्ट है। चलो पढ़ते हैं। अरे बहुत मजा है। इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, इसलिए एकदम आराम से पढ़ रहे। अभी रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी यहां पे जो है ना, अपन क्या बोल रहे कि इधर एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेडक्वार्टर, ये जो है ये अपना हेडक्वार्टर। अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, सबसे पहले अपन को क्या देखने का है कि वी हैव टू सी द एक्टिविटीज दैट हैव बीन ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल पर्पस। ठीक है ना। सो क्या होता है ना, अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करते हैं। काम करना है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होने के लिए हम लोग अलग अलग क्या करते हैं भाई, हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट टू समझ, जैसे इट कैन बी बेस्ड ऑन व्हाट, द ज्योग्राफिक ग्रुपिंग। सर ज्योग्राफिक ग्रुपिंग मतलब क्या, रीजन वाइज। भाई तू जो है ना महाराष्ट्र का देखेगा, तू मध्य प्रदेश का, तू गुजरात का, तू कर्नाटक का, तू केरला का, समझ रहे। ज्योग्राफिक ग्रुपिंग, हेडक्वार्टर से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टुकड़ियां बनाएंगे और फिर ये ज्योग्राफिक ग्रुपिंग में क्या होगा, इधर अलग अलग स्टेट वाइज जो है ना, ये एक हेड होगा इधर, और इसको बोलेंगे कि अब तेरे साथ ये अलग अलग जो स्टेट्स है, बराबर है। सो द स्टेट्स लाइक लेट अस से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन। तो इसके हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे। उसमें फिर हम लोग क्या है, उसमें और ग्रुपिंग, वो क्या होगा, प्रोडक्ट या सर्विस, उसमें भी ग्रुपिंग बना सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से। आप समझ में आ रहा है ना आपको। सो प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से ग्रुपिंग बनाएंगे, बराबर। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। अगर जैसे अपन कोई भी कंपनीज की बात करें, अगर मान लो टाटा की बात करें, टाटा मोटर्स, तो हैचबैक, सेडान, एसयूवी, ऐसा देख। तो प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसको ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है। और नहीं तो और ग्रुपिंग कैसा हो सकता है, बस आपको समझा रहा हूं कि ये ग्रुपिंग हो सकता है कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से। ये सब बुक में नहीं मिलता है, ये नॉलेज, ये रिसर्च का काम है। तो कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से अपन क्या बोलेंगे भाई, ये जो है
आप इधर बोलेंगे इसको कि देख यार, B2B का ये टीम संभालेगी, B2C का वो टीम संभालेगी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। सो अपन को ये पूरा का पूरा जो है ना दोस्त, ये किस मैनर में ये काम होता है, बराबर, ये पूरा जो है ना ग्रुपिंग अपने को देखने का। फर्स्ट पॉइंट समझा गया, इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि ऐसे कंट्रोल हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें अब आप समझिए बात को कि जो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अभी ये समझ में आ गया ना, तो आगे का पॉइंट एकदम सिंपल है। तो फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या कहता है, रिव्यू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो ये ग्रुपिंग वाला कि कैसे मैनेजरियल कंट्रोल होने के लिए अपने को वो देखना है, बराबर है। एंड ये देखना है कि उसके अंदर जितने भी लोग हैं, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी आर इन हार्मनी विद द ग्रुपिंग पैटर्न। तो ये जो स्टेट में जो काम कर रहा है वर्सेस उसके अंदर और एक ग्रुप बनाया प्रोडक्ट और सर्विस। तो अभी मान लो गुजरात, गुजरात के लिए प्रोडक्ट सर्विस अलग अलग होंगे, महाराष्ट्र प्रोडक्ट सर्विस अलग अलग होंगे। ऐसा हम लोग को क्या देखना है, ग्रुपिंग देखने का है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी शुड बी व्हाट, इन हार्मनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी should be in what, हार्मनी। तो ये अपने को पॉइंट देखने का, क्लियर है एकदम। अब सेकंड पॉइंट, ये ग्रुपिंग अपन ने देख लिया, क्या भाई ये ग्रुपिंग एकदम बराबर है। तो ये ग्रुपिंग देखने के लिए अब क्या होता है, इधर आते हैं और इसको स्टडी करने के लिए इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामाइन व्हाट, ये रिव्यू करने के लिए ही विल एग्जामाइन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। बस वो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना, उसका एग्जाम्पल तो आगे एकदम इजी है। सो ही विल रिव्यू व्हाट, द ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग रिव्यू करने के लिए ही शुड एग्जामाइन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि कोई किसी के ऊपर अनड्यू डोमिनेंस तो नहीं है ना, बराबर के नहीं। सो ये प्रोडक्ट सर्विस वाला कोई किसी दूसरा, मतलब पहले ज्योग्राफिक वो उसका टॉप मैनेजमेंट वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंस तो नहीं है ना। तो ये अपने को चेक करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामाइन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट to find out the structure is simple and economical and no function enjoys undue dominance over the others। क्लियर है। सो B2B वाला बोल रहा है कि सर मैं उस रीजन में हूं, तो उसमें वो प्रोडक्ट या सर्विस देख रहा हूं, बट उसमें प्रोडक्ट या सर्विस वाला वो कस्टमर सेगमेंट के ऊपर डोमिनेंस कर रहा है, वो कि भाई अभी टाइम नहीं हम लोग, तो कैसा भी वो क्लैशिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ऐसा। उसके बाद he has to see what the responsibilities of managerial staff at headquarters, बराबर है। सो अभी इधर क्या है ये, सो दिस इज व्हाट इज द HQ, हेडक्वार्टर। एंड फिर ये जो है ये कौन से है, दीज आर दी ऑपरेटिंग यूनिट्स, दीज आर OUs। सो इधर मैं नोट करके लिखता हूं आपके लिए, OU इज इक्वल टू ऑपरेटिंग यूनिट्स, HQ, ये तो समझ में आ जाएगा आपको। हेडक्वार्टर्स, तो इनमें क्या नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। सो इनका काम बराबर से डिफाइंड सेग्रीगेटेड होना बहुत जरूरी है। सो ये रहा अपना नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वाला।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देयर शुड बी अ रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब अभी इनके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो रीजनेबलनेस होना बहुत जरूरी है। अब जैसे अभी इधर फोर्थ पॉइंट में क्या कहते हैं, अभी इधर एच क्यू है, एच क्यू के बाद इधर महाराष्ट्र है, इधर महाराष्ट्र के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं कि देर इज पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है या ये सर्विस है, बराबर है, उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर हम लोग बी टू बी वाला केटर कर रहे हैं, बराबर है। तो ऐसा जो है ना, ये वाला जो पार्ट है इतना, यहां से तो किधर तक अपन कंट्रोल लगा रहे हैं, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल अपने को स्टडी करना है, वो जबरदस्ती बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ईच एग्जीक्यूटिव को कितना काम दिया गया है, बराबर है। एंड ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, इफ इट कैनॉट बी अवॉइडेड, तो प्राइमरी वन शुड बी व्हाट स्पेसिफाइड, ठीक है। सो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दिए उसको, बराबर है, तो अगर ये प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर, फिफ्थ पॉइंट लेके चलते हैं आगे इसको, अगर इस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्या बोलते हैं कि इसको दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, कि एक मार्केटिंग का फंक्शन भी दे दिया उसको, बराबर है, और आफ्टर सेल्स का भी दे दिया। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक ही बंदे को अपन ने क्या कर दिया, दो काम दे दिए। तो ऐसा अगर है तो उसका प्राइमरी वन जो है, देन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी स्पेसिफाइड, और लोगों को हमने ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देनी चाहिए कि आपकी क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है। फिर इसमें एडिक्वेट सेग्रीगेशन होना चाहिए एंड द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट उसको स्टडी करना है। सो लास्ट पॉइंट सिंपल, समझ में आ गया, वो हेडिंग समझ में आ गया ना, तो पूरा कंटेंट इजी हो जाता है। तो ये ध्यान में रखने का अपने। तो ऐसा अपन जब इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, तो बेटा ये सारी बातें जो है अपन ने इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। सो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, तो कैसे आपने ग्रुपिंग किया, वो अपने को फर्स्ट पॉइंट देखने का है। वो ग्रुपिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है ना किसी का, और सब बराबर से इन हार्मनी है ना, तो इसमें ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। फिर उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसकी प्राइमरी कौन सी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को पूरा पूरा ऐसे रिव्यू करना है। चलो नोट करो इसको। खत्म हो जाएगा फिर ये, दो पॉइंट तो बचे।
चलो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। सो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लास्ट में अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट, रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। द इंटरनल ऑडिटर शुड चेक, अभी यूटिलाइजेशन मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, अपने जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो उसके बारे में हम लोग को बातचीत करनी है, और वो रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होने चाहिए इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बराबर, उसमें इकोनॉमी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो अंडर यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड्स हमने लगाने चाहिए। नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो, सो क्या कहता है इसके अंदर, द इंटरनल ऑडिटर शुड चेक वेदर operating standards and norms have been established. Operating standards and norms have been established for measuring what? The economical and efficient use of resources. Economical matlab no wastage. Barabar, in less money we have to, purchase more. Efficient use. They should be detailed enough to be identifiable with the specific operating responsibilities and should be capable of being used by the operating personnel for monitoring and evaluating their performance. कहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? सो दिस स्टैंडर्ड शुड बी व्हाट? डिटेल्ड इनफ, ताकि डिटेल्ड इनफ टू बी आइडेंटिफाइबल, और सब लोग उसको क्या कर सके? इट कैन बी यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग पर्सनल फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर पर्सनल। तो अपने स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, वो डिटेल्ड होने चाहिए, सो दैट ऑपरेटिंग पर्सनल उसे क्या कर सके? यूज कर सके। देन द ऑडिटर शुड डू व्हाट? रिव्यू द मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब वो स्टैंडर्ड्स अपने क्या करने चाहिए? वो इंप्लीमेंट होने चाहिए वो, ठीक है? वो स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? नाउ दीज स्टैंडर्ड शुड बी एस्टेब्लिश्ड। अरे so these standards should be then what? Established. He should carefully examine the assumptions that have been made, while setting the standards. जब establish कर रहे हैं तो उसमें use करने के लिए क्या standards अपने assumptions use कर रहे हैं, एंड फिर जब वो implement हो जाएंगे, establish मतलब क्या बोल रहे हैं, वो जब implement हो जाएंगे तो उसके बाद फिर where there is a wide divergence between actual performance and the corresponding standards, ठीक है? सो establish हो गया। अभी क्या है नेक्स्ट, कि उसमें अगर डाइवर्जेंस है, बराबर, विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, द रीजंस में बी कंसीडर्ड as a part of evaluating the utilization of resources. Identifying the facilities which are underutilized is an important function. So कैसे बनाया इसका चार्ट आपको समझा या कुछ पल्ले पड़ा क्या? ये सब रिव्यू करना है भाई, ये एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो बात हो रही है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि देयर शुड बी व्हाट? ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स और norms that should have been set. पॉइंट नंबर 1, ये जो ऑपरेटिंग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स है ये कैसे होने चाहिए? तो दीज ऑपरेटिंग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स शुड बी व्हाट? डिटेल्ड, बराबर है? सो दीज शुड बी व्हाट? डिटेल्ड इनफ
फिर डिटेल होने के बाद देयर शुड बी व्हाट, एस्टैब्लिश्ड, एंड एस्टैब्लिश्ड होने के बाद इफ देर इज एनी डाइवर्जेंस तो वो अपने को देखने का। क्लियर है? यस सर। ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ये पॉइंट है। अब इनमें ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। इट शुड बी डिटेल्ड इनफ ताकि क्या हो जाए, इट कैन बी यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग पर्सनल। उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे उसे यूज करना है करके। ठीक है? देखना है कि डिफरेंस अगर है एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड करस्पॉन्डिंग, तो रीजंस में भी कंसीडर्ड एज अ पार्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द फैसिलिटीज विच आर अंडर यूटिलाइज्ड। ठीक है, करो इसको नोट। ऐसा वो स्टेटमेंट में लिखने का है अपने को, बट एकदम इजी रखने का उसको। ठीक है? ये वाला बहुत ऐसे टेक्निकल पार्ट है, बट उसके बाद जो है चैप्टर बहुत इजी है एकदम। चलो, यहां से आगे बढ़ते हैं अभी। एंड लास्ट फाइनली, वूहू,
accomplishment of what? The goals and objectives. So you have to review what? The accomplishment of what? The goals and objectives. वो अपने को देखने का है. The internal auditor should review the overall objectives of the enterprise to evaluate whether whatever has been stated is what? Attainable. Attainable matlab it can be achieved. Internal auditor should examine whether, to the extent possible, objectives are expressed in precise, quantifiable terms, monetary and non-monetary. मतलब कितना प्रॉफिट करना है तो इसको बोलेंगे अपन प्रॉफिट. नॉन मॉनेटरी मतलब हम लोग बोलेंगे इन रिगार्ड्स टू व्हाट, कि कितना मार्केट शेयर बराबर है, कितना प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स को जो है भैया आपने क्या करना है, इसको क्वांटिफाई करना है. उसके हिसाब से आपने बजट्स और प्लान्स वगैरह जो है वो आप बना लीजिएगा. पढ़ लीजिएगा वो पॉइंट को एक बार और फिर हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे. सो ये सब मैनेजरियल फंक्शंस जो है एक इंटरनल ऑडिटर ने रिव्यू करना है. तो जब आप इंटरनल ऑडिट करते हो तो आपने ये सारी बातें, इंटरनल कंट्रोल्स बराबर है, कस्टडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ये सब बातें जो है आपने क्या करनी है, उसको रिव्यू करनी है. पढ़ो उसको. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. अभी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे आज. क्वालिटीज के बारे में और परफॉर्मेंस जो है कि कैसे करना है इसको. रिपोर्ट ये भी मस्त है. ये 7th वाला पॉइंट बच्चों होमवर्क के लिए पढ़ना है इसका. रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल. और हमने इसके लिए ऐसे 610 पढ़ा था ना अपन. ये डिफरेंस भी होमवर्क के लिए पढ़ना. अच्छा 610 तो इसमें पढ़ना है, आगे पढ़ना है अपने को 610. ठीक है. सो इसमें ऐसे 610 का रेफरेंस भी दिया है ये. सो ये इधर आता है ऐसे 610, मतलब डिटेल में नहीं है, बस उसका एक बेसिक रेफरेंस है, उसके बारे में बातचीत करेंगे. बट वो 2 पॉइंट्स आप होमवर्क के लिए पढ़ लेना. हमने एक स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट पढ़ा है, वो है 210. चलिए सो आगे बढ़ते हैं. इंटीग्रिटी मतलब क्या बोलते हैं, शुड बी सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन हिज अप्रोच. ऑब्जेक्टिविटी मतलब बोलते हैं शुड बी विदाउट बायस, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. एंड इंडिपेंडेंस तो क्या कहते हैं, दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स to the internal audit function and its activities. These basic principles of internal audit are critical to achieving the desired objectives. The basic principles of internal audit are set of core principles
fundamental to the function and activity of internal audit. Number one, he should be free from any undue influence. That is what we say is he should maintain what? Objectivity. मैनेजमेंट जैसा बोलेगा वैसा काम करने का नहीं, भले ही तू इंटरनल ऑडिटर है बट फिर भी क्या करना है, आप अनड्यू इन्फ्लुएंसेस से मुक्त रहे, which can force him to deviate from the truth. This independence shall not only be of mind, बराबर है, but independence should be of what? Appearance also. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब मैं मेंटली इतना स्ट्रांग रहेगा कि आई विल माई जजमेंट्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर्स. बट जब अपन इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस कहते हैं, बराबर, आई ऑल्सो अपीयर इंडिपेंडेंट टू ऑल reasonable persons. So independence of mind मतलब ऑडिटर्स ओपिनियन जिसमें इट परमिट्स expression of opinion without being affected by undue influences. So this is the core principle कि auditor should be what? Independent, not only from mind but also as appearance, कि लोगों ने उसको देखते से ही बोलना चाहिए कि भाई ये इंडिपेंडेंट है ये. सो उसके जो फैक्ट्स, जो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस जिसमें आप लोग जैसे बिहेव करते हो उसके हिसाब से हमने देखना चाहिए कि हाँ भैया ये ऑडिटर जो है ना ये इंडिपेंडेंट है. ऑल्सो इंटरनल ऑडिटर शैल रेजिस्ट any undue pressure or interference in establishing the scope of the assignments or manner in which these are conducted and reported. The independence of the internal audit function as a whole and the internal auditor within the organization, right, plays a large part in establishing the independence of internal auditor. ठीक है? The overall organization structure of key personnel, position and reporting to the chief internal auditor within the structure along with the powers and authority derived from the superiors establishes the independence. So what are the factors that establishes the independence of the internal auditor beta? तो की पर्सन कौन है, उसका क्या पोजीशन है, कैसे रिपोर्ट करना है, ये सब बात. सो फर्स्ट पॉइंट जो है we talk about is the first key principle, जो कौन सा है? इंडिपेंडेंस. ठीक है? सो इंडिपेंडेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट इंटीग्रिटी. सो ही शुड बी व्हाट? ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड अ पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी. He should act in a professional manner and should be fair in all his dealings. ये बचपन में हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते थे भाई. He should avoid conflict of interest. And last में he should work in what? A highly objective manner. बराबर? While evaluation the facts and evidence. Not allow prejudice or bias to override his objectivity. Partiality, भेदभाव नहीं करने का. ठीक है? इसको रीड करो.
ओके, सो आज के लिए अपन यही ब्रेक लेते हैं, कल के लेक्चर में मिलेंगे और कल फिर इसमें क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इसमें क्या खास बात होनी चाहिए, वो बातों को मद्देनजर रखते हुए हाउ द इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म्स द एंगेजमेंट। तो ये 5 स्टेप्स है, ये डिटेल में पढ़ेंगे तो एक मेजर पार्ट जो है चैप्टर का ऑलमोस्ट, मतलब चैप्टर फिर खत्म है, फिर वो रिपोर्टिंग वगैरह वो डिटेल में पढ़ना है बस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एक बार ये 2 पॉइंट्स जो आज हमने पढ़े उसको रिवाइज करना अच्छे से, फिर कल यहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड।